हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान गाला असाइनमेंट 2026 का लास्ट पेपर नंबर 6 का विभाग नंबर डी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में, जिससे आप देखोगे और आपको याद भी हो जाएगा और बोर्ड के एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक करो और कमेंट्स करो। 47, सोडियम कार्बोनेट का तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होने वाली अभिक्रिया का आकृति सहित वर्णन करो। यह आकृति है, आपको आकृति बनाना पड़ेगा। 2 नंबर तो आपको आकृति का ही मिल जाएगा। ठीक है, बना के नाम लिखने का ही आपको 2 नंबर मिल जाएगा। राइट, आकृति आपको बनाना होगा। स्टोरी मैं समझा रहा हूं कि जब सोडियम कार्बोनेट का तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और पानी का निर्माण होता है। समझ आया? सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होगा तो क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और पानी का निर्माण होगा। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें विस्थापन अभिक्रिया 2 बार होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड में बदल जाता है। यानी इस अभिक्रिया में जो सोडियम कार्बोनेट है वह सोडियम क्लोराइड में बदल जाएगा, और HCl यानी जो तनु सल्फ्यूरिक एसिड है वह कार्बनिक अम्ल में बदल जाएगा। समीकरण आपके सामने है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का मंद तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl, पानी बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, संतुलित करना है समीकरण। आप समझो, यहाँ पर Na2 है, यहाँ 1 है, इसीलिए मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, 2 Na। अब Cl भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ Cl जो आपका है 1 है, तो यहाँ मैंने आगे 2 लगा दिया, तो 2 Cl हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी देखो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिला के 3 ऑक्सीजन हुए। समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित। और इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में हमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O यानी पानी प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही कंप्लीट, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर आपका हो गया आकृति का और 2 नंबर लिखने का। राइट ना? ठीक है, आगे चलते हैं। 48, नीचे के प्रश्नों का उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है, जमीन में पीएच का महत्व बताओ। जमीन में पीएच का महत्व, तो जब जमीन का मान यानी जब जमीन के पीएच का मान 6.5 से 7.3 होगा, तब उस जमीन में पौधों का वृद्धि विकास अच्छा होगा। जब जमीन के पीएच का मान 6.5 से 7.3, यानी क्लियर है कि ये 6.5 है ये अम्ल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अम्ल। और ये 7.3 ये क्षार दर्शाता है। यानी क्लियर है, जमीन में अम्ल और क्षार दोनों होना चाहिए। और 6.5 से 7.3 अगर जमीन का पीएच है तो उसमें पौधों का वृद्धि विकास अच्छा होगा। लेकिन जब जमीन का पीएच का मान अगर 6.5 से कम हुआ यानी एसिड बढ़ गया, तो उसे उदासीन करने के लिए उसमें लाइम यानी चूना मिलाएंगे। और जब जमीन में पीएच का मान 7.3 से अधिक यानी अधिक क्षारी हो जाएगा, तब उसे उदासीन करने के लिए उसमें हम जिप्सम मिलाएंगे। इस तरह से जमीन के पीएच का मान 6.5 से 7.3 ही होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट, क्षार यानी लवण परिवार का अर्थ समझाओ। सोडियम लवण और क्लोराइड लवण के परिवार के 2 उदाहरण दो। सबसे पहले लवण परिवार का अर्थ क्या है? लवण परिवार अर्थात जिनमें एक समान धनात्मक आयन और एक समान ऋणात्मक आयन हो। बोलो, समझ में आया? लवण परिवार किसे बोलेंगे? लवण परिवार अर्थात जिसमें एक समान धनात्मक आयन हो और एक समान ऋणात्मक आयन हो। जैसे कि सोडियम लवण के 2 उदाहरण समझो, तो पहला सोडियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलेंगे, देखो Na प्लस है, Cl माइनस है। और सोडियम सल्फेट को Na2SO4 बोलेंगे, तो Na2 प्लस है, SO4 माइनस है। यानी यहाँ पर समान आपको धनात्मक और ऋणात्मक आयन दिखाई देते हैं।
अब दूसरा नंबर है क्लोराइड के लवण का उदाहरण। तो क्लोराइड के लवण का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl। बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर में है ये, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट होता है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्रियाशील समूह अर्थात क्या? 3 क्रियाशील समूह के नाम बताओ, उनका सूत्र और क्रियाशील समूह से बनते कार्बनिक यौगिक का भी नाम बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रियाशील समूह क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिक के परमाणुओं का वह समूह, कार्बनिक यौगिक के परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। कार्बनिक यौगिक के परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है उसे हम क्रियाशील समूह कहते हैं। और 3 क्रियाशील समूह के नाम जानो। एल्कोहल इथेनॉल का रचना करेगा, एल्डिहाइड एसिटिलहाइड का रचना करेगा, कीटोन एसीटोन का रचना करेगा। अब सूत्र संरचना जान जाओ, यौगिक समूह और संरचना। यौगिक में जानो एल्कोहल, तो कौन सा समूह होता है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। संरचना एल्डिहाइड में क्या होगा? कार्बोक्लिसिक समूह, सिंगल बॉन्ड E डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तीसरा नंबर है कीटोन, इसमें कीटोनिक समूह होता है R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड अगेन C इक्वल यानी डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। फिर भी बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन डी में ये चैप्टर तो ज़्यादा से बच्चे अटेंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन पूछेगा अम्ल क्षार लवण से, और जैव प्रक्रम से 2 पूछेगा, तो 2 2 4 तो यही हो गए। और एक पारितंत्र वाला जैविक घटक, अजैविक घटक, पारितंत्र, आहार श्रृंखला, आहार जाल, ठीक है। चलो तो उसी सबको अटेंड करना आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के पाचन तंत्र में लार रस, पित्त रस, स्वादुरस और आंत रस के कार्य समझाओ। तो सबसे पहले जानो लार रस का कार्य क्या है। ये भोजन को तरल बनाता है, भोजन को चिकना बनाता है, जिससे खुराक को निगलने में क्या होती है? आसानी होती है। फिर लार रस में उपस्थित एमाइलेज उत्सेचक, एमाइलेज उत्सेचक यानी पाचन की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो लार रस में उपस्थित एमाइलेज उत्सेचक ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। एमाइलेज किस में होता है? लार रस। तो लार रस के मैंने 2 कार्य बता दिए। अब जानते हैं पित्त रस के कार्य। तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा, यह वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। पित्त रस क्या करता है? हम अगर कोई फैटी सब्सटेंस खाते हैं यानी वसा वाला, तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य यही करता है। तीसरा, यह हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। पित्त रस हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। उसके बाद है स्वादुरस। स्वादुरस मतलब इनमें उपस्थित ग्रंथियों की सहायता से स्वाद का अनुभव किया जाता है। यानी स्वादुरस में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के सहायता से स्वाद का अनुभव किया जाता है। दूसरा, भोजन को देखने, चखने और सूंघने पर पाचन तंत्र को सक्रिय यही बनाता है। कौन? स्वादुरस। उसके बाद है आंतरस। आंतरस यानी वही जो छोटी आंत में होता है। तो भोजन को अच्छे से पाचन करना, आंतरस भोजन का अच्छे से पाचन करता है। मैंने बताया छोटी आंत में होता है और भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। फिर पोषक तत्वों का अवशोषण करना, यही जो है आंतरस, ये पोषक तत्वों यानी जो भी हम खाते हैं उनके पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के कार्य में सूक्ष्मजीवों का मदद करता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य सूक्ष्मजीव करते हैं और उस सूक्ष्मजीव का मदद कौन करता है? आंतरस करता है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से सभी के मैंने आपको कार्य बता दिए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 पे डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में आकृति में A, B, E और F का नाम लिखो। A, B, E, F का, ठीक है। तो जो A है ये दायां निलय है, और जो B है ये बायां निलय है, और जो E है वो दायां आलिंद है, और जो F है वो बायां आलिंद है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? चित्र में दिखाए गए भागों से गुजरने वाले रक्त को, चित्र में दिखाए गए भागों से गुजरने वाले रक्त को उसी रास्ते से वापस लौटने से रोकने के लिए 2 कक्षों के बीच क्या स्थित है। यानी सिंपल है कि जैसे ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर और बिन ऑक्सीजन युक्त अशुद्ध रुधिर एक दूसरे से ना मिले, यानी शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर एक दूसरे से ना मिले, उसके लिए हमारे हृदय में त्रिकपाटी और द्विकपाटी वाल्व होते हैं। त्रिकपाटी और द्विकपाटी वाल्व होते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन है उन अंगों को क्रम से लिखो जिसमें रुधिर का शरीर से अंगों में से हृदय तक पहुंचना, यह कौन सा आंतरिक अंग में प्रभावित होगा। यानी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, रुधिर का शरीर के अंगों में से हृदय तक पहुंचना। तो आंसर आएगा ई और ए। ई में क्या है, दायां आलिंद, यहाँ पे कौन सा वाल्व होगा, त्रिक और दायां नीला, यानी दायां आलिंद से दायां नीले की तरफ जाने के लिए कौन सा वाल्व है, तो कौन सा वाल्व है, तो त्रिक वाल्व है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा नंबर कि हृदय से उन आंतरिक अंगों के नाम लिखो जिसमें फेफड़े में से शुद्ध रुधिर शरीर के अंगों तक वापस लौटने से गुजरता है। वापस वाली स्टोरी आई तो एफ और बी, एफ यानी बायां आलिंद, इनके बीच द्विपाटी वाल्व होता है दायां नीले। सिंपल सी बात है, यहाँ जा रहा है तो दायां आलिंद त्रिक वाल्व और दायां नीले, यहाँ आ रहा है तो बायां आलिंद द्विक वाल्व और दायां नीला। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है, राइट ना। 51 का ये 3 और ये चौथा नंबर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 52। ए है अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त होने के कारण समझाओ। अच्छे से ध्यान से देखो, पहले जानो अग्रिम सूर्योदय। जब सूर्य क्षितिज के ठीक नीचे होता है, अर्थात वास्तव में अभी सूरज उदित ही नहीं हुआ है, अर्थात सूरज उदय ही नहीं हुआ है। जब सूर्य क्षितिज के ठीक नीचे है, अर्थात अभी सूरज उदय नहीं हुआ है, तो उसकी प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। यानी सूरज अभी उदय नहीं हुआ है, फिर भी सूरज की प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही ये किरणें मुड़ जाती हैं और हमें सूर्योदय लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अर्थात जो सूर्य 2 मिनट बाद उदय होने वाला है वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी सूर्य थोड़ा नीचे है, अभी रियल में 2 मिनट बाद ही दिखने वाला है, लेकिन जब नीचे है तो उसकी रोशनी ऊपर की तरफ आती है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है और हमारे आंखों में प्रवेश करती है, जिससे हमें लगता है कि सूरज उदय हो चुका है। रियलिटी में 2 मिनट पहले की घटना है ये, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमें सूर्योदय लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अब विलंब सूर्यास्त में क्या है कि सूर्यास्त के समय सूर्य जब क्षितिज के नीचे चला जाता है, लेकिन उसकी किरणें अभी भी वातावरण में गुजरती हैं। क्षितिज के नीचे जा रहा है मतलब इस सनसेट हुआ नहीं है, उसकी किरणें अभी भी वातावरण में दिखाई दे रही हैं, जिनके कारण सूर्यास्त लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। रियलिटी में सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, लेकिन 2 मिनट का यही अंतर होता है अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त में। और ये घटना है, दोनों घटना का एक ही कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन। दोनों घटना का एक ही कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी मित्रों, आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर ये आपको 52 का ए समझ में आया। अब आगे चलते हैं 52 का बी पे चर्चा करते हैं। ओके, टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण समझाओ। 2 उदाहरण समझाना है। तो पहला नंबर उदाहरण है कि घने जंगल में गुजरती सूर्य की रोशनी। यानी जब सूर्य की किरणें घने जंगल में प्रवेश करती है, घना जंगल यानी जिसमें ढेर सारे पेड़ हैं, तो जब सूर्य की किरणें घने जंगल में प्रवेश करती हैं तब वह हवा में मौजूद धूल के कणों पर और पानी के कणों पर एक साथ टकराती हैं, तब यह कण प्रकाश को क्या करता है, बिखेर देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सूर्य की किरणें घने जंगल में प्रवेश करेगी तो हवा में मौजूद धूल के कणों से टकराएगी, पानी के कणों से टकराएगी, तो ये धूल के कण और पानी के कण इस प्रकाश की किरण को बिखरा देंगे, जिससे जंगल के अंदर हमें एक रोशनी की किरण साफ रूप से दिखाई देती है। यही टिंडल प्रभाव है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण है धूल भरे कमरे में प्रकाश का मार्ग। अगर बंद कमरे में किसी छोटी छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरणें आती है तो वह धूल कणों पर पड़ती है और इस प्रकार हमें एक प्रकाश की किरण दिखाई देती है। ये भी है टिंडल प्रभाव। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आप सभी को टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा। ये था तुम्हारा अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त, और ये तुम्हारा है टिंडल प्रभाव। कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 53 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ए है सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ की आकृति बनाओ। यही आकृति आपको बनानी है। इसमें ग्रीन कलर का तार है, अर्थिंग वायर, भू संपर्क तार, लाल कलर का विद्युत मतलब लाइव वायर है, उदासीन यानी न्यूट्रल वायर है, ठीक है। ये देखो फ्यूज है और ये विद्युत मापी है जो विद्युत को मापेगा, एमीटर भी है इसमें, ठीक है।
फिर ये देखो वितरण बॉक्स है, इसमें स्विच लगा हुआ है, सब अलग अलग घर में जैसे है, राइट। और ये सब तुम्हारा वोल्टेज दिया गया, राइट। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है, राइट। 53 का ये हो गया। अब 53 का भी, विद्युत का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। विद्युत का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहला, हमें गीले हाथों से विद्युत के उपकरण को नहीं छूना चाहिए। हमें गीले हाथों से विद्युत के उपकरण को नहीं छूना चाहिए, सूखे हाथों से छूना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले विद्युत के साधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कभी भी घर में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा है, सभी बिजली के उपकरणों को अर्थिंग से जोड़ना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट करंट के समय हम बच सके। फिर उचित रेटिंग यानी अच्छे प्रकार के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, विद्युत उपयोग करते समय हमें इन प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 54, ओजोन स्तर का क्षय होना चिंता का एक विषय बन गया है। हाँ विद्यार्थी मित्रों, ओजोन का क्षय एक चिंता का विषय बन चुका है। तो ओजोन का क्षय एक चिंता का विषय बन चुका है। इसको समझने के लिए हमें यह जानना है कि अगर ओजोन का क्षय हो रहा है तो उससे प्रभाव क्या होते हैं। तो पहला प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। तीसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। चौथा, त्वचा का कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, ठीक है। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर ओजोन का डिप्लेशन, अगर ओजोन का क्षय हो रहा है तो कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, ग्रीन हाउस असर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है, त्वचा का कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इन सब आधार पे हम कह सकते हैं कि ओजोन के स्तर का जो क्षय हो रहा है वह एक चिंता का विषय बना हुआ है विद्यार्थी मित्रों, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 54 का ए। अब हम चलेंगे 54 के बी पर, ओके। आहार श्रृंखला और आहार जाल समझाओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे आहार श्रृंखला क्या है। प्रत्येक सजीव अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए दूसरे सजीव पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। उनसे उनकी एक श्रृंखला तैयार होती है, जिन्हें हम आहार श्रृंखला कहते हैं। इस पृथ्वी पर, इस पारितंत्र में सभी सजीव अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट किसी न किसी तरह से दूसरे सजीव पर निर्भर ही रहते हैं। इनसे उनकी एक श्रृंखला तैयार होती है, जिन्हें हम आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होता है। आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होता है, यानी इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। उदाहरण जानो, घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सांप। और सांप को कौन खाएगा, बाज। यानी टिड्डा इसके ऊपर निर्भर, ये इसके ऊपर निर्भर, ये इसके ऊपर निर्भर और ये इसके ऊपर निर्भर। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। अब विद्यार्थी मित्रों, आहार जाल क्या है। तो अलग अलग प्रकार की आहार श्रृंखलाएं जुड़ के आहार जाल का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम आहार जाल कहते हैं। श्रृंखलाएं, छोटी छोटी श्रृंखलाएं, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं जुड़कर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम आहार जाल कहते हैं। जैसे श्रृंखला में 1 2 3 4 श्रृंखला, घास को टिड्डा खाएगा 1, टिड्डा को मेढक खाएगा 2, मेढक को बाज खाएगा 3 और बाज को सूक्ष्म जीव खाएगा 4। अब आप इसको समझ जाओ, ध्यान से देखो। ये रहा घास, घास को टिड्डा खाएगा, फिर टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को बाज खाएगा और बाज को सूक्ष्म जीव खाएगा। इस तरह से ये एक आहार जाल बन गया विद्यार्थी मित्रों। आई होप आप सभी को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा गाला असाइनमेंट विज्ञान का पेपर नंबर 6 का विभाग नंबर डी होता है पूरा। और इसी के साथ हमारा विज्ञान टोटल होता है पूरा गाला असाइनमेंट विज्ञान मैंने इस वीडियो के साथ खत्म कर रहा हूं, कंप्लीट हो गया।
पूरा हिंदी मीडियम का गाला असाइनमेंट आपके लिए एकदम सरल और साधारण भाषा में। भाई हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। और विद्यार्थी मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो यार आपको भी हमारे लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में क्या करना है, आपसे कौन पैसे मांग रहा है? समझ में आ रहा है? मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ भाई। चैनल्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाई मेरे को पैसा यूट्यूब वाला देगा। हम आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। ओके, जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।